मैं अपने परिचय के साथ साथ फिर अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड एल.सी. शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, सभी प्रशिक्षणार्थी जल शक्ति विभाग के, सर्वप्रथम मैं आप सबको अपने दिल की गहराई से नमन करना चाहूँगा। मेरा परिचय B.R. राठौर, बेसिकली बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, गाँव का नाम रिस्पा है। प्रेजेंट पोस्टिंग जो है जल शक्ति विभाग में जॉइंट कंट्रोलर के पद पर है, और बेसिकली हम हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से। मैंने आज जैसा आपको बताया, वर्तमान में हम जल शक्ति विभाग में हैं, और जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसमें कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को इससे संदर्भ में जो काम करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी करूँगा और मुबारकबाद करूँगा। ये बड़े कठिन परिश्रमी हैं, बहुत अच्छे, मुझे सब कुछ मालूम हुआ है इनके बारे में। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से ये इंस्टीट्यूट चला रखा है। जहाँ तक सवाल है जल जीवन मिशन की बात करें हम, ये नॉट ओनली भारत सरकार का, भारत का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वरन पूरे संसार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 3,50,000 करोड़ से भी अबव की धनराशि टोटल खर्च होना है इस प्रोजेक्ट में। जो इसका मकसद क्या है, अंतिम छोर तक, यानी कि दूर दराज कोई भी ऐसे घर ना बचे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये सोच है कि भारत में कोई भी ऐसा घर ना बचे जिस घर में स्वजल ना पहुँचे। बाकी रही बात प्रैक्टिकली, जहाँ तक उसके वायबल की बात है, प्रैक्टिकली सफलता की बात है, वो हम आप जैसे अधिकारी कर्मचारी सभी की पर डिपेंड करते हैं। कितना हम ईमानदारी से इस कार्य को करते हैं, कितना हम ईमानदारी से इसको अमली जामा पहनाते हैं। मेरी आपसे निवेदन ये है कि जो आप यहाँ सीखेंगे, क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर बनने जा रहे हैं, तभी पहले ही बताया शर्मा जी ने, यू आर लर्निंग फॉर गिविंग इम्पार्टिंग फर्दर ट्रेनिंग। आपने आगे जा कर के पुनः दोबारा ट्रेनिंग देना है, लोगों को प्रशिक्षण देना है। अब इस तरह से तैयार कर रहे हैं हम, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर आए हैं, बड़े इत्मीनान से सुने और इत्मीनान से उसको स्वाध्ययन करें। शाम को जब भी टाइम लगे, मतलब जब तक आप स्वाध्ययन नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो उसका आप बेहतर ढंग से आप नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई पता ना लगे, तो जो यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी फैकल्टी हो, गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे वो विद इन इनके इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हो, पता ना लगे तो क्वेश्चन करें। क्यों डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर बनने जा रहे हो। इसलिए मतलब आपका रोल बहुत अहम है। कि नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, जो प्रशिक्षण लेने आते हैं, ट्रेनिंग जो लेने आते हैं, वो मतलब सीख करके जाते हैं उसको काम बेहतर करने के लिए, परंतु आपका काम दुगना है। एक तो अपने उससे महारत हासिल करना है, दूसरा क्या है, लोगों को ट्रेनिंग देने पड़ता है। तो लोगों को ट्रेनिंग देने में महारत हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे। इसमें हिचक को निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके घर आदमी क्या है, क्यों घबराता है कि लोग क्या कहेंगे, सुनने वाला क्या कहेगा, सोचेगा, ये घबराता है ना। आपने कुछ नहीं, आपका जो मॉरल है जो काफ़ी ऊंचा होना चाहिए आपका, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे 50, 100, 200 आदमी से भी पाला पड़ सकता है। उस टाइम आपने ये सोचा कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इनको मैं पढ़ाने आया हूँ, इनको मैंने ट्रेन करना है, वो जल जीवन मिशन के संदर्भ में या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट के बारे में इनको अवगत करवाना है, विचार शेयर करना है। वो आपके अंदर जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। जब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप पब्लिकली एड्रेस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सवाल मैं इसकी बात फिर पुनः यहाँ पर आऊँगा, जल जीवन मिशन की बात है। जेजेएम में देखो पानी पहुँचाने के लिए क्या चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, टैंक चाहिए, पाइपों का लाइन चाहिए,
उसको फिर पानी जगह जगह पर पहुँचाना है, गांव-गांव तक जगह जगह पर, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है फ्यूचर में, उसको वायबल करना है, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए कि जैसा कि मशीनरी वर्क करने वाला चाहिए, कोई फिटर चाहिए होता है, पानी छोड़ने वाला चाहिए होता है, कीमैन। तो इसके लिए क्या किया है भारत सरकार ने, जेजीएम गाइडलाइन में व्यवस्था किया सपोर्ट एक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी, जिसमें टोटल जो बजट का 5% सपोर्ट एक्टिविटी में और 2% ये वाटर क्वालिटी में व्यवस्था रखा है। वो इसलिए जैसे अब टैंक्स बनाने हैं या पानी छोड़ना है, पानी को वहाँ तक आम पब्लिक तक पहुँचाना है, जगह जगह पर काम है ना, उसी लिए क्या चाहिए हमारे को, मशीन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, क्या बोलते हैं ये पानी छोड़ने वाला जो होता है कीमैन बोलते हैं, क्या जो भी है पोस्ट होगा, वाटर गार्ड चाहिए। तो इसके लिए वो व्यवस्था है, उसको बेहतर कार्य कर सके, इसके लिए ये प्रशिक्षण व्यवस्था किया उनके लिए। क्या फिटर का जब अगर बेहतर हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं तो विभाग की ओर से, चाहे कहीं पर भी हो, अभी तो हम यहाँ की बात करें, कहीं और इंस्टीट्यूट से देते हो या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से देते हो, वो ट्रेन करके वो बेहतर सेवाएं दे सके, इसीलिए ये सपोर्ट एक्टिविटी का व्यवस्था किया है। और वाटर क्वालिटी का जहाँ तक गुणवत्ता की बात है कि मतलब लेबोरेटरी में ये चेक करना पड़ेगा कि वो ये पानी वो क्या पोर्टेबल है, क्या पीने लायक है। इसलिए भारत सरकार ने क्या व्यवस्था किया है, वाटर क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग सर्विलेंस, उसमें 2% पैसा रखा है टोटल बजट का। वो पैसा भी यूज़ नहीं हो पाता है इवन, क्यों वो कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई बार लेट शेड, कई बार मल्टी वर्क दिया होता है मुलाजिमों को, है कि नहीं, कई बार नहीं कर पाते हैं। कोशिश हम ये करते हैं, हमारे जो बहुत ही काबिल जो ENC महोदय हैं कि उनके नेतृत्व में संपूर्ण विभाग कार्य कर रहा है और बेहतर कार्य करे। हम पूरी कोशिश करते हैं उनको बेहतर सेवाएं देने के लिए और विभाग का नाम भी ऊंचा हो जाए और पैसा कोई भी बैलेंस ऐसे ना पड़ा रहे। क्यों, जितना हम पैसे को, सिर्फ सवाल ये भी है, एक बात ये भी बताना चाहूँगा, सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होना चाहिए हमारा मोटिव। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, जो भारत सरकार ने व्यवस्था किया है और स्टेट का शेयर भी जाता है उस पैसे में, उस फंड में, उस पैसे को सही यूटिलाइज हो जाए। सवाल सिर्फ पैसे खर्च करने का नहीं है, क्या वो पैसे उस कार्य के लिए लग रहा है, क्या वो बेहतर कार्य के लिए लग रहा है, जो फ्यूचर है जिस पर डिपेंड हो रहा है, जिससे हम फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर क्या हमारा है कि अगर बहुत बड़े बड़े टैंक्स बन गए, लिफ्ट सिस्टम चल पड़ा कि हर आदमी को प्रचुर मात्रा में पानी मिल जाए, जो रिक्वायर्ड है प्रचुर मात्रा, मतलब नॉर्मल एक इंसान को जितना पानी चाहिए होता है। जैसे भारत सरकार जो फीस हो तो 55 लीटर है मेरे ख्याल एक आदमी के लिए, मतलब 55 लीटर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो एक नॉर्मल पैमाना है। बाकी जहाँ तक सवाल है यूज़ की बात है, ये आप सबका नैतिक दायित्व रहेगा कि पानी को नॉट ओनली खुद सही यूज़ करना, वरन आम पब्लिक को आपने ये अवगत कराना कि पानी कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। पानी के बगैर तो कोई चीज़ संभव है ही नहीं है। उस पानी को सही यूटिलाइज है। अगर मान लिया जूठा वैध है, अब ये पानी है, ये मैं नहीं फेंकूँगा। मैं तो ये बोलता हूँ सब जगह, चाहे होटल है, चाहे कोई फंक्शन होता है, चाहे किसी भी उसमें, पानी को भर के मत दो। पानी बोतल रखिए और गिलास पकड़ा दो, जितना चाहिए उतना यूज़ करो। अब आप देखिए, अगर ये पानी फेंकते हैं इतना फेंकते हैं, कितना पानी वेस्ट होगा। पूरा इंडिया की बात करो ना आप, जहाँ 1 अरब 35 करोड़ के आसपास वो जनता है, अगर मामूली इतना पानी वेस्ट करते हैं हम, और जो पीने लायक जो पानी है कितना वेस्ट होगा आप अंदाज़ा लगाइए। वैसे ही अन्न है, तो अन्न भी ऐसा बर्बाद नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ है कि नहीं। मैं थोड़ा यहाँ डाइवर्ट हो गए। मेरे कहने का मतलब पानी का सही उपयोग वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी लोगों को बताना है। बेहतर पानी और प्रयोग करें। अब नॉर्मल कोर्स में हमने ये देखा गया, हमें अपने अधिकारों का पता रहता है कि पानी नहीं मिल रहा है जी, गंदा पानी है, या रोड ख़राब है, बिजली नहीं है, शिकायतें तो हम करते हैं ना। वो क्यों, हम अपने राइट के लिए।
परंतु हमें ये पता नहीं है कर्तव्य क्या है। और मेरा ये मानना है, आप सभी को बताता हूँ, आपने फर्दर भी विचार शेयर करना है फील्ड में जब जाएंगे। हम भारत के वासियों को, भारत के एक एक नागरिक को अपने राइट के बनस्पत कर्तव्य के ज़्यादा वो होना चाहिए, फिक्र होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति हमें ज़्यादा संजीदा होना चाहिए। यदि भारत का हर एक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे, अपना कर्तव्य को निस्वार्थ बिना उसका निर्वहन करे, मैं समझता हूँ कि भारत तो भारत है, जो पहले भी लीड करता था, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा, एक बहुत बेहतर एक कंट्री के रूप में उभर सकता है। वो हम सबका दायित्व बनता है। परंतु दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि आज हम अधिकार को तो समझते हैं, क्लेम भी करते हैं, अपना दावा पेश करेंगे अधिकार के साथ, परंतु हम कर्तव्य के प्रति बिल्कुल मतलब नदारद हैं, इसके और हमारा ध्यान जाते ही नहीं है। और मेरे आपसे निवेदन कि जब भी आप फील्ड में जा कर के जब आप किसी विचार शेयर करेंगे, किसी को प्रश्न देंगे, ऐसी बातें भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, पानी की, जल की। ये जल शक्ति विभाग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डायरेक्टली पानी से, जल से डील करते हैं। जल ना हो तो जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है कि नहीं। फिर जल से रिलेटेड क्या है? पोल्यूशन। और पोल्यूशन कैसा दूर होगा? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे संभव कैसा होगा? जल से। फिर जल पर आगे ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? जल से ही एग्रीकल्चर संभव है, क्योंकि अन्न के बिना इस पृथ्वी पर कोई आदमी जिंदा शायद ही रह पाएगा। कोई ऐसा हो सकता है, कोई महात्मा, मतलब अदरवाइज मैं नहीं समझता कि अन्न के बिना। और अन्न से ही जो परम आनंद जिसको बोलते हैं, वो अन्न से ही प्राप्त हो सकता है। जो परम आनंद बोलते हैं ना, परम आनंद प्राप्त हुआ, तो अन्न से ही। अन्न का वैल्यू वही जान सकता है जो 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन भूखा रहा होगा, वो इंसान अन्न का वैल्यू ज़्यादा जान सकता है। और अन्न को देखो आज के टाइम में कितना बर्बाद कर रहे हैं, वो भी आपको मालूम है। मतलब टनों के हिसाब, हज़ारों टन, लाखों टनों के हिसाब से एक दिन में वेस्ट होता है कई बार। हज़ारों टन की बात बता रहा हूँ मैं, इतना बड़ा देश बहुत बड़ा है ना। तो हमें क्या है कि खुद भी इस ओर ध्यान दें और दूसरों को भी इस ओर ध्यान लाएं कि अन्न का कदर करें, अन्न का अंश भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोशिश ऐसी होना चाहिए, है कि नहीं। और ये जो चम्मच से खाना खाना, ये गेंती बेलचे का जो प्रयोग करते हैं भोजन ग्रहण करते बारी, इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आपको भगवान ने 5 उंगली दे रखा है, और ये देखो ऐसे करेंगे तो ये छोटा बड़ा है ना, परंतु भोजन करते बार बराबर आ जाते हैं। कुदरती भगवान का ऐसा दिया। तो और ये देखिए, जब आप भोजन करेंगे डायरेक्ट आप चम्मच से खाएंगे, तो मुंह में जाने पर क्या होगा? गर्म लगेगा तो ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे। अगर डायरेक्ट वो ज़्यादा असहनीय गर्म चीज़ ज़्यादा पेट में जाएगा तो नुकसान ही पहुँचाएगा ना। तो आप अगर 5 उंगली जोड़ करके खाएंगे तो पता लगता है कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उस मुताबिक आप ग्रहण करें ना, अन्न का निवाला लगाएंगे, है कि नहीं। और वो दूसरी बात इसी के साथ रिलेट हो रहा है, तब बता रहा हूँ मैं, जो मुंह में जो लार है सबसे कीमती चीज़ है। उसको हम क्या करते हैं, कभी पान खा के, कभी गुटखा खा करके थूकने का, और गंदगी ऊपर से फैलता है फिर, है कि नहीं। मुंह में लार देखिए कितनी कीमती चीज़, वो इससे पता लगेगा आपको। जब आप गर्म खाना खाएंगे या गर्म चीज़ मुंह में लगाएंगे, चाहे चाय है, दूध, कोई भी चीज़, तो आप देना मुंह में थोड़ी देर बाद रखने के बाद वो नॉर्मल में आएगा। ज़्यादा गर्म चीज़ ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल में भाई, आई मीन टू से। पर तो आप बिल्कुल ठंडा पानी, इवन ये फ्रिज का पानी तो नहीं पीना चाहिए आपको, कभी मैं वो नहीं करूँगा। मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अगर मुंह में लगाते हैं, आप थोड़ी देर ऐसे मुंह में रख के रखो तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अब आप बताइए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भगवान ने ऐसा बना रखा है, उस चीज़ को हम फेंक रहे हैं, क्या वो अच्छी चीज़ है? क्या अच्छी बात नहीं है ना। तो ये बातें, एक छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी है, इसके जो रिजल्ट है, इसके जो प्रभाव है, इफेक्ट है, बहुत गहरा है। वो डायरेक्टर साहब भी समझते होंगे इन बातों का, है कि नहीं। ये जो हम अभी विचार शेयर कर रहे हैं, मैं मानता हूँ दुनिया में बड़े से बड़ा यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े कॉलेज है, सब कुछ है, पर तो हम जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं बता पाएगा। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं नहीं समझता कि हर जगह ये ऐसी बातें शायद विचार करते होंगे या शेयर करते होंगे। ये बातें बहुत छोटी है, पर इसका जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो
सुबह जैसा जहाँ तक सवाल है, अब मैं फिर उस इम्पोर्टेंट की बात बता रहा हूँ। जल फिर स्वास्थ्य है, जल होगा तभी स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य सही होगा आप यहाँ पहुँचे हो, स्वास्थ्य सही है तभी हम यहाँ पहुँचे हैं, स्वास्थ्य सही है तभी हम एक दूसरे से बातें करें। अदरवाइज क्या होता, या हॉस्पिटल में होता या बेड पर होता है कि नहीं। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप स्वास्थ्य ठीक है कि नेशन का एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप भारतवर्ष का एक सशक्त राष्ट्र का एक सशक्त आप नागरिक हो यदि आप स्वस्थ हैं। अगर आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या है फिर राष्ट्र के ऊपर बर्डन है। वो कैसे बर्डन है, इवन ना सरकारी नौकरी को छोड़ करके दूसरे तो काम नहीं करेगा ना, उल्टा दवाई लेना पड़ेगा। दवाई भी तो पैसे मुफ्त में तो कोई देगा नहीं, उधर से आप दवाई खा रहे हो और रेस्ट करना पड़ेगा। तो नेशन का इधर से तो पैसे की बर्बादी हो रहा है, साथ में आप नहीं कमा पा रहे। जब अगर भारत वर्ष में 1,35 करोड़ लोग तो अगर बैठे रहे हैं तो कितना नुकसान होगा जी, उसे मल्टीप्लाई करो ज़रा, मतलब कई खरबों में होता है। हाँ, काइंडली मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है अच्छा भी है, सबसे वर्स्ट भी है। इसको काइंडली या साइलेंट मोड पर रखें या ऑफ कर दो, ताकि मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने भी शायद साइलेंट मोड पर किया होगा, और ये बहुत डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य फिर कैसा है, शुद्ध वायु चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या है, ऑक्सीजन चाहिए ना आपको। ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगा, पेड़ पौधे से। तो पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए, फिर पानी, जल चाहिए ना, नहीं चाहिए, जल की इतने अहमियत है। फिर इसके साथ अब अन्न, अब जिंदा रहने के लिए अन्न चाहिए ज़रूरी, अन्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अन्न कैसे पैदा होगा, फिर पानी। तो पानी की इतनी वैल्यू है। और वो आज के डेट में क्या, एक बार और बता दूं, जो हमारे न्यू जनरेशन यूथ है, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के पीछे भागे हुए। कोई भी नौजवान भारत का यूथ बहुत रेयर है, कम है, जो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे या एग्रीकल्चर की तरफ हाथ बटाएं। और ये भी एक दुर्भाग्य है भारत का, कि हमारे एक विकसित विकासशील राष्ट्र के लिए या विकसित राष्ट्र के लिए ये बहुत ही घातक है कि इस ओर हम ध्यान नहीं देना। अब आज आप खुद देख रहे हो, जिस आलू को हम ये बोलते थे कि आलू की भाव, यानी कि सबसे सस्ता होता था, तभी बोलते कोई चीज़, आज तो आलू की भाव है जी, ये बोलते हैं। उस आलू की कीमत पूछा आपने, 40 रुपये किलो है, 40 से ऊपर भी हो जाता है, कई बार 45 भी जाता है, 50 पहाड़ी आलू है कि नहीं। तो प्याज आपको 30 रुपये मिलेगा, कई बार 25 भी। इवन जिसको तड़के में डलता है वो चीज़ सस्ता हो गया। अब यहाँ से एक टाइम आएगा, यदि अगर समय रहते भारत के यूथ ना संभले, हम आप ना संभले, तो मतलब पैसे जेब में ज़्यादा लेने पर हो सकता है बैग में ले जाना पड़ेगा, अन्न कम मिलेगा, वक्त ऐसा आएगा। तो मेरे आपसे ये भी निवेदन है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ आपको विचार शेयर करने का नौबत आए, इन बातों से भी पब्लिक आगाज़ ज़रूर करें। अन्न के तो हमने फिर कितना सब्जेक्ट बातों बातों में सब्जेक्ट काफ़ी हो रहा है ना कवर है। अब आते हम पोल्यूशन की तरफ। पोल्यूशन बहुत जरूरी। पोल्यूशन कैसे दूर होगा, पेड़ पौधे जितना ज़्यादा होगा। पेड़ पौधे कैसे, फिर पानी, जब तक पानी नहीं होगा वो हो ही नहीं सकता। घर में गंदगी फैल गया तो पानी चाहिए, वो आदमी नहाना है, बदबू आ रहा है शरीर से, पसीना निकले, क्या चाहिए, पानी नहाने के लिए। पोल्यूशन से रिलेटेड है ना, तो पोल्यूशन को दूर करने के लिए क्या है, पानी चाहिए। दिल्ली में आपको मालूम है, नॉर्मल कोर्स में इंसान को मैक्सिमम जो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो लेवल है 114 होता है ना, आपको मालूम होगा। ह्यूमन जो है इतनी एब्जॉर्ब कर सकता है, परंतु हमारे देश का जो राजधानी है लास्ट ईयर 800 भी टप गया था, आपको भी मालूम होगा। ये जो एयर जो लेवल होता है पोल्यूशन का, वो 800 से ऊपर टप गया था। तो बताओ आप कहाँ जी रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। हमने पेड़ पौधे की तरफ ध्यान कम दिया। गाड़ी खरीदना चाहिए, गाड़ी जरूर चाहिए, पैदल चलने के लिए राजी है ही नहीं। किसी किसी घर में जिसकी पैसा है, जिसकी चलती है, तो 4-4, 5-5 गाड़ियाँ, कहाँ तो बस में भी जा सकते हैं। अब एक गाड़ी रखो तब भी चलेगा,
वो अपना हैगड़ी मतलब कि मेरी इतना है कि करके वो अच्छी बात नहीं है। जितना ज़्यादा कह रहे चलो आवश्यकता आविष्कार की जननी बोलते हैं ना, तो ये नया नया वो हो रहा है विदाउट उसका भी क्या बोलते हैं, ये जैसे सोलार वाला है वो भी बिजली वाला है, ऐसी गाड़ी अब खोज हुआ भी है, हो भी रहा है कि नहीं। अदरवाइज जो है पॉल्यूशन को कम करने का भी बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। इसके साथ भी नैतिकता, तो आज हम नैतिकता का जो सत्र हमारे बहुत गिर रहा है, तो नैतिकता के उस मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, हम स्वयं मतलब समझ जाएं, खुद सुधरें, क्योंकि हमारे नैतिक बहुत गिर चुका है। हम इवन माता पिता को मतलब पानी पिलाने को राजी नहीं है, भोजन देने के लिए राजी नहीं है उनको, है कि नहीं। एक बेहतर कार्य करने को तैयार है ही नहीं है। कोई रास्ते में कोई लड़ पड़े तो मैं गिर गया तो उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है हम। ये क्या नैतिकता गिर रहे हैं ना। अदरवाइज क्या है बोलते हैं परोपकार, कि आप किसी काम आए तभी इंसान के वैल्यू तभी है किसी हम काम आए। अदरवाइज तो क्या वो तो कुत्ता भी खा लेता खाना तो ढूंढ ढांड के, है कि नहीं। तो हम ऐसे ऐसी बातों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब दोबारा फिर अब मैं हेल्थ पर आता हूँ। मैं हेल्थ पर इसलिए जोर देता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मेडिकल ग्राउंड से ऐसा नहीं हूँ, परंतु वो जो डॉक्टर वाला है वो बातें हो से एक आध हम जानते, 1-2% या पॉइंट समथिंग %, इसलिए मैं देता हूँ। और हम अगर बेहतर जीवन जिए, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हुआ तो क्या होगा, हमारे जो सराउंडिंग में जो भी आदमी है वो भी लाइक करेंगे और हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। हम एक मरीज आदमी होगा, कोई खांसता होगा, 20 बीमारियाँ लगा होगा, तो वो क्या बेहतर सेवाएं देगा, एक सरकार को देगा क्या, नहीं देगा ना। अब दोबारा फिर हट के हम हेल्थ की बात करें। यदि हम आप बेहतर जीवन जीना चाहें, एक सुखी जीवन जीना चाहें, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर चाहिए। और स्वास्थ्य बेहतर कैसा होगा, ये 3-4 बातें ध्यान रखना आपने, और साथ में कभी शेयर भी करना फ्यूचर में। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सुबह उठ करके पानी जल ग्रहण करिए, कि वो हो सके कोसा गर्म नहीं भी पीना, ठंडा पी लो, परंतु गूंद करके घुट थोड़ा मतलब पानी, जैसे मैं पहले बताया ना वो नॉर्मल बात है, हो संभव हो सके तो गर्म करके वो ज़्यादा अच्छा फिल्टर हो। और हम लोग नॉर्मली करते नहीं हैं, अगर आजकल गदला आता है, मिट्टी होता है, रेता, कई तरह के होते हैं, कि वो पानी को अगर कपड़े से छान के पिए तो बहुत अच्छा, उसका बहुत बेहतर होता है कि नहीं। सुबह क्योंकि जो रात का जो लार मुंह में पड़ा होता है वो आपको पहले ही बताया, नॉर्मल को उसमें अच्छा है, पर रात वालों को ज़्यादा अच्छा है। वो मतलब ये जर्मनी, ये फ्रांस, जापान, जो ऐसे विकसित जो कंट्रीज़ हैं, उन देशों के डॉक्टर्स ने, उन देशों के साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव करवा दिया कि जो मॉर्निंग का जो पानी है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन औषधि है। ये दिस हैज़ बीन प्रूवन थिंग, ये प्रूव हो चुका है, ये साबित करके बताया उन्होंने। बाकी आप स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करिए, अपने परिवार पर रिजल्ट सामने आएगा। नंबर 1, क्योंकि सुबह का जो पानी है उसमें कषार उत्पन्न होगा, कषार जब पेट में जाएगा तो वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा एसिड के साथ मिलकर। अदरवाइज क्या होगा कि एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी हो गया, एसिड बढ़ गया, कुछ इस तरह का जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो एक एसिड बढ़ने से कई तरह का और नई बीमारी पैदा होगा, है कि नहीं। तो मॉर्निंग नंबर 1 पानी पीना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, रज कर खाना खाओ और डट कर काम करो। हम करेंगे उल्टा, रज कर काम तो मतलब डट कर तो करना कहाँ होगा, हाथ लगाने को तैयार नहीं है, पैदल चलने को तैयार नहीं है। पैदल चलने को भी मतलब मुसीबत है हमारे लिए। तो मैं नॉर्मली देखते हुए रहता हूँ, बसों में हम जब चलते हैं, लड़ाई होती है 10 कदम पीछे उतारने पर, और लेडीज़ तो ऐसे पड़ जाते कहीं तो ना, मतलब ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर, पर लड़ने लग पड़ते, तो क्यों उतारा यहाँ पर तेने, वहाँ क्यों नहीं उतारा। इस तरह से एक कदम हम चलने को तैयार नहीं है, मतलब जबकि चलना बहुत ही ज़रूरी। क्यों, उससे आपका जो ये वो बर्न होता रहेगा, जो बॉडी में जो जाता है ना तेल की वजह से, क्या होता है उसको, फैट्स नहीं, कैलोरी बर्न होता रहेगा।
जब आदमी को एक आदमी को मान लिया, एक एग्जाम्पल समझने के बता रहा हूँ, 1000 कैलोरी चाहिए परंतु 1500 कैलोरी का खा लिया, चलना फिरना बंद, तो वो 500 सरप्लस, दूसरे को फिर और ये मक्खन खा लिया, इधर तला हुआ परोंठा खा लिया, कैलोरी और बढ़ जाएगा। तब फिर क्या होगा, वो कैलोरी बढ़ते बढ़ते वो मोटापा आना शुरू हो गया, फिर ये पता ही नहीं लेते कि कमर है कि ये स्लीपर है कि नहीं। तो ऐसा तो हम बॉडी बना लेते हैं। तो वो क्या है कि इसको ये चीज़ों पर ध्यान देने का है, खान पान उसको भी। तो मैंने क्या बताया, रच कर खाना का, और वो भी चूल्हे पर बनाया हुआ है। ये नहीं कि जंक फूड, फास्ट फूड, वो उस पर ध्यान कम से कम देने का है कि नहीं। उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ेगा। आप चूल्हे पर पकाया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, उससे बीमार मतलब जो बहुत कम चांस होगा भोजन जो चूल्हे पर बना के करेंगे, है कि नहीं। और खाना भी रच के खाओ, और ये सारा दिन नहीं, हम तो सुबह से लेकर रात 11 बजे तक चैन नहीं थे पेट को। बसों में देखना आप लोग चलते हुए, गाड़ियों में, बस एक वो हाथ में रखा होता है, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। मतलब मैं सोचिए, कभी मुझे हैरानी होती है, ये पेट की ढुआ रही है। सोचो ना, आप भोजन करिए ना, उसे रच के खाओ, तब क्या मतलब, जब पूरा पेट भरते तक खाइए। परंतु ये नहीं कि सारा दिन खाते रहे, वो तो गलत है ना। 2 बार 3 बार, वैसे तो 2 वक्त की भोजन भगवान ने बनाया है, 2 टाइम सबसे बेहतर माना गया। चलो जो हार्ड काम करते हुए, जैसे हम हल लगा रहे, कोई गेंदी चला रहे, तो 3 बार जरूरी होता है। पर तो यहाँ तो सुबह से शाम तक, फिर सोते बारे भी ध्यान, वो क्या देखना आप लोगों ने, बहुत लोगों को पता होगा। हमारे मैडम जी को हंसी भी आ रही है, और बहुत अच्छी बात है हंसना ना, इससे क्या नसें खुल जाएगी। अच्छा, तो रात को जब सोने की जब बारी आती है, तब क्या होगा, माँ बोली बेटा वो फ्रिज से उतर ले आओ, एक वो बचा हो ना मीठा, उसने भी बोलते, फिर बाप बोलेगा यार ऐसा कर ले, एक कप वो पीते हैं कॉफ़ी, क्योंकि उसमें जहर ज़्यादा होता है ना चाय से। उस टाइम 11 बजे पे फिर कॉफ़ी चाहिए। सोचो आप, तो हमारा जीवन शैली कैसे बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं नहीं बोलता मत पियो, वो आपकी मर्जी है। मतलब मेरा मानना ये है कि पेट है ना, पेट और पड़ोसी सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सुखी रहेंगे, है कि नहीं। पेट खराब होगा तो बीमारी, और ये पड़ोसी खराब होगा तो टेंशन ही टेंशन, फिर दोबारा बीमारी, टेंशन से क्या होगा, फिर दोबारा बीमारी डेवलप होगा, है कि नहीं। तो रच कर भोजन करना, और डट के काम करिए जितना मर्जी। काम ज़्यादा करने से कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, ये आप उन्हें ये ध्यान रखना, ये अपने दिमाग में गांठ बांध कर रखिए इस बात को, कि काम अधिक करने से कमज़ोर नहीं होगा आदमी, उल्टा आपका सेहत बेहतर बनेगा। नेक्स्ट चीज़, चैन की नींद आज के डेट में इज़ ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट। भी सोचो, कुछ माहौल ऐसा ख़राब हो गया, कुछ वक्त ऐसे ख़राब है, कुछ ज़माने पर है कुछ, तो हम लोग जो है ना, सोने का टाइम है, चैन से तो कहाँ सोएगा, सोने का टाइम ही नहीं है। और राइट टाइम में सोना वो भी बहुत ज़रूरी है, राइट टाइम में जागना। जिस इंसान को इतने अकल आए कि सही समय पर सोना है, सही समय आप खुद समझते, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब सूरज अस्त होने के बाद, मतलब सूरज तो जैसे सर्दियों में थोड़ा जल्दी, गर्मियों में लेट अस्त होते हैं कि नहीं, परंतु यानी कि रात होने के बाद, मतलब नॉर्मल कोर्स में 8, 9, 10, 11, परंतु ये तो 2, 3 बजे भी जागे होते हैं लोग, है कि नहीं। क्यों, उसमें जो देखना इसमें आ रहा होता है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में नई नई चीज़ें खोज करना होता है, क्योंकि, है कि नहीं। तो मतलब अपने वैसे स्वास्थ्य खराब हो जाए कोई चक्कर नहीं, पर सोना नहीं। मतलब तो आपका जो चैन से आप सो नहीं पाएंगे, तो स्वास्थ्य कैसे, अच्छे स्वास्थ्य के आप कामना कैसे कर सकोगे। आप तो एनालाइज करिए, मेरे बातों पर आपको हंसी भी आ रही होगी, मजाक के तौर पर ले रहे होंगे, हो सकता है, पर आप इसको बड़े शाम को अकेले में एनालाइज करना इन बातों को ना, आपको पता लगेगा क्या ये कंट्रोलर साहब ने ठीक बोला हेल्थ के बारे में। तो चैन की नींद आना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका जो रात को जो सेल्स है वो रिपेयर वर्क करेगा, रिपेयर काम। जैसे हम रेस्ट नहीं करते हैं, संडे को तो गाड़ी वाले लगाते हैं ना उसमें वर्कशॉप में, वैसे हमारे जो है जब रेस्ट मिलता है, रिपेयर होता है, उस दोबारा फिर एनर्जी तैयार होगा, ऊर्जा। मैं इसका एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। एक आदमी 50 किलो का वजन उठा के जा रहा है बोरी में, है कि नहीं, आटा चावल जो भी है, उसने जाना है मल्याना शिव मंदिर तक। रास्ते में थक जाता है बिल्कुल, तब क्या करेगा बताओ, बोला आप बताओ क्या करेंगे, वो आदमी क्या करेगा, पस्त हो जाएगा तो थक जाएगा रास्ते में, थक जाएगा तो क्या करेगा, लंबा सो जाएगा,
रेस्ट करेगा ना, कहीं ना कहीं पैराफिट पर रखेगा, वो पैराफिट पर रखेगा, फिर पूरा नीचे रख के तब खड़ा रहेगा, फिर थोड़ा हाथ हिलाएगा, थोड़ा रेस्ट, फिर सोचे थोड़ी देर बैठ ही जाऊँ, फिर उस पर रेस्ट करेगा। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो ऊर्जा दोबारा डेवलप होगा उस टाइम, ऊर्जा जब उत्पन्न होगा शरीर में फिर जब उठाएगा। यही कारण है रात को रेस्ट वाला, चैन की नींद। उस टाइम बॉडी को पूरा अगर रेस्ट मिलेगा, चैन की नींद सोएगा, फुल रेस्ट जिसको बोलेंगे ना, चैन की नींद, तो दोबारा वो ऊर्जा उत्पन्न होता रहेगा, ताकि सुबह उठ करके मुंह धो के या शरीर ना धो करके जो अपना काम पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ फिर शुरू करेगा वो। इसीलिए होता है नाना, मतलब चैन की नींद, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद जो ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर हम बोलते हैं इधर से धूप बत्ती भी लगाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, पैसे भी चलाएंगे, परंतु काम क्या करेंगे? गाय का दूध जिंदगी भर ले लिया, बूढ़ी हो गई रोड में, ऐसा तो हम कर्म करते हैं। क्या ठीक कर्म है क्या? मैं ये नहीं बोलता कि आप मंदिर मत जाओ, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जहाँ मर्जी जाओ, आप पोथी पढ़िए, चाहे वो लामा लोग ला करके, चाहे पंडित लोग ला करके, जो मर्जी आप पोथी पढ़िए, बड़े बड़े अच्छे काम करें, परंतु एक और जहाँ हम पुण्य का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ पर जो अच्छा काम करते हैं, आपका कर्म भी वैसे चाहिए ना। आप इधर से तो बिठा दिया पंडित ला करके धर्म काम कर रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हो आप? माता पिता बूढ़ा बूढ़ी को, दादा दादी को भूखा मार रहे, उनको बात करके राजी, 1 मिनट बैठ के राजी नहीं, क्या पुण्य है क्या वो? अब गाय, जहाँ तक पशु की बात है, बैल को तो पशु ही नहीं समझते, वो तो दूध भी नहीं पिलाएंगे। जब बैल पैदा हो गया ना, बछड़ा, उसे दूध तो नहीं पिलाते लोग नॉर्मली। अब बछड़ी पैदा हो गई, तब वो क्यों इतने फिदरते हुए ना हम लोग ना, कि मतलब वो बड़े बन के दोबारा वो ब्याएगी, इसलिए दूध पिलाते हो, इसलिए नहीं कि मतलब वो अच्छा काम करे, वो नॉर्मल अच्छा काम तो हमारे बाकी में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है आज के युग में। सिर्फ वो मतलब ही है ना कि मतलब बाद में बड़ी बन जाएगी, अच्छी दूध देगी, इसलिए पिलाते। और जब वो दूध पी लिया, अब बूढ़ी हो गई गाय, तब क्या करेंगे? अब रोड में भेज दोगे। अब सरकार ने एक बेहतर कार्य किया, थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ, एथिकल से जोड़ रहा हूँ ना, ये सब ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है सब्जेक्ट मैटर से ना। तो मैं डीसी ऑफिस में था, उस दौरान गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम शुरू किया कि ताकि एनिमल के साथ ज्यादती ना हो, उसके तहत जो है कान में नंबर लगाना शुरू कर दिया, टोकन। तो लोगों ने कान काटना शुरू कर दिया। अब आप सोचो भला, तो क्या ये काम ठीक है? मैं इसलिए बोलता हूँ, अब एथिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमें पता है कि पाप भी लगेगा, गलत काम है, खून निकला, एक कान ही काट के लगाना, सोचो भला क्या, फिर काय को जाते हो मंदिर में? आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, धूप बत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं है, कर्म भी पूजा है। आप कर्म अच्छे करते हैं, मालिक से डरिए ना। आप सोते बार याद करिए, उठते बार जागते बार याद करिए, वो भी बहुत है, बशर्ते गलत काम ना करें। हमने करना सारा उल्टा काम, तो इधर से वो 100 रुपये का चढ़ावा, 500 रुपये का चढ़ावा का फ़ायदा क्या रहा मंदिर में जाने का? है कोई फ़ायदा? आप बताइए, है क्या फ़ायदा? मैं नहीं समझता। ऐसे ढोंगी ऐसे मत बनो। आप सिंपलिसिटी पर ध्यान दीजिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, आप स्वयं बदलें। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री, वो यही बताते हैं भारत की जनता को। उनके आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो यही बताते हैं प्रधानमंत्री जी, आप खुद बदलिए, दुनिया को बदलने का आपने ठेका नहीं लिया। आप खुद बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगा, अपने आप बदलेगा, देश अपने आप बदल जाएगा। हम खुद तो बदलने को तैयार नहीं है, हम चले दूसरे को लेक्चर देने, दूसरों को बदलने के उस पर, ऐसा नहीं। तो एथिक्स का अगर आप ध्यान दें तो ऐसी चीज़ों पर बहुत, नॉट ओनली यू, इवन आप अपने जो सराउंडिंग में है लोगों के साथ भी शेयर कर सकते। अच्छी बात को शेयर करने में हर्ज कोई नहीं है। जहाँ तक तो आपका जो ड्यूटी है फ्यूचर में, जो आप मास्टर टेंडर बना के भेज रहे हैं हम आपको, तो वहाँ पर पब्लिक में जब जा करके ऐसी बातों को भी ज़रूर शेयर करें। मतलब यू आर एग्री विद मी? एग्री हैं क्या आप? ठीक है ना, बात है। हाँ, तो उसके बाद हेल्थ से एक और, वैसे तो हेल्थ पर हम बात करें पूरा 2 दिन लगेगा तब भी ख़त्म नहीं होगा, बहुत भारी हुआ है, पर तो ये मुख्य बातें बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद जो है आज हर बात पर क्या है,
गुस्सा करना, गुस्से से फिर टेंशन हो जाएगा, ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा ना, फिर आदमी दिमाग में ले लेगा। तो गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे क्या नुकसान है आपका? कोई भी आदमी जब गुस्सा करेगा तो विष पैदा होगा बॉडी में। गुस्से करते बार तो जो अन्न ग्रहण करेंगे वो भी विष में कन्वर्ट हो जाएगा। और गुस्सा करते बार ये क्रोध आता है जब आदमी को, भोजन ग्रहण करो ही मत, आप पानी भी मत लीजिए। जब नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल उसमें आएंगे तब ग्रहण करिए, पानी हो चाहे भोजन है, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग एल्स, है कि नहीं। तब क्या होगा, जब आप हंसते खेलते उसमें हो तब वो अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप अमृत ग्रहण करेंगे, अमृत तो अमृत है ना फिर। आप जब गुस्से में क्यों गलत अच्छी चीज़ भी अगर आप ग्रहण करेंगे, दूध या दही, वो भी वो विषैला हो जाएगा शरीर में जा करके। तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे? आज बात बात पर गुस्सा, सिर फोड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, हाथापाई तो होता है, वो क्यों? मामूली से गुस्सा। क्या है, गुस्सा को कंट्रोल नहीं करने से बहुत मर्डर तक हो जाता है। ज़्यादा गुस्सा आ गया, सिर फोड़ते ख़त्म आदमी। और पल भर का होता है गुस्सा, बाद में पछताता है। फिर गुस्से का अंत कहाँ से होता है? पश्चाताप से। इसलिए मेरी आपसे निवेदन, खुद भी अगर जिसकी, वैसे तो मुझे चेहरों से पता लग रहा है, तो आपके बड़े अच्छे सुंदर चेहरे हैं सबके, और गुस्से भी नहीं, गुस्सेबाज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करते होंगे। फिर भी हम आप में से अगर कोई ऐसे हों तो इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ आपको अमल में, मुझे भी आता है गुस्सा, पर बाद में पछताता हूँ, कहीं मुँह से निकलता हूँ, मतलब मुंह से निकल जाता है, कई बार फिसल जाता है, जबान फिसलना जो बोलते हैं वो, क्या गुस्से मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते हम लोग, ये है। तो और गुस्सा को कम करने के लिए भी क्या है, फिर दोबारा हट के पानी, आप पानी पीजिए, तासीर ठंडा है ना पानी का। पानी एक ऐसा चीज़ है, उस तासीर ठंडा है उसका, तो मैं बोला पानी पिला दिया, अभी पानी पिलाओ। तो पानी की इतने वैल्यू है, मत घूम घूम के कहाँ रहे हम, फिर दोबारा पानी पर। तो आज हमने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया। मैं भविष्य में भी आप सभी का, खास इंस्टीट्यूट का, हमारे रिस्पेक्टेड शर्मा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें ऐसा मौका दिया यहाँ आकर के आपसे विचार शेयर करने का। हो सकता है हम इस काबिल ना हो, है कि नहीं। तो आपके साथ बहुत मज़ा आया। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करूंगा, और ख़ासकर हमारे BRCs नज़र आ रहे BRCs को मैं एक पीछे वर्कशॉप रखा था, वो भी सिर्फ मतलब हमारे एफर्ट से संभव हुआ होगा शायद। अदरवाइज़ यहाँ ऐसे कि बिगाड़ने वाले ज़्यादा आते हैं, बनाने वाले कम शमी होते हैं। नॉर्मल हमने ऐसा देखा है, कोई ये क्यों कर रहा है, ये वहाँ क्यों गया, इस तरह से क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा लगता रहता है कि नहीं। तो BRCs से तो मेरा वैसे ही काफ़ी हमारा है लगाव। मुझे पता नहीं इस कैटेगरी से क्यों ऐसा हो, तो ये तो मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ क्यों लगाव है। बाकी जो यहाँ पर आप लोग आए हैं, ये वर्क इंस्पेक्टर्स, मुझे इतना ज़्यादा, मैं बल्कि हालांकि मैं 3 साल से अबव हो रहा है, 4था साल चला होगा शायद, इतना लंबा सा इस विभाग में सेवाएं देने का मौका मिला। तो वर्क इंस्पेक्टर ज़्यादा मुझे इंटरेक्शन आज तक मतलब हुई नहीं थी, है कि नहीं। ये भी एक सौभाग्य है हमारे आपके साथ रूबरू हुआ। और जेई है कोई आप लोगों में से? जेई आप हैं जी, वेरी गुड। अच्छा, आप मैडम कहाँ से बोला? अन्निसा। अच्छा, आप किस पोस्ट में हैं? आप भी जेई, वेरी गुड। आप जेई साहब, और थुनाग से ना, वेरी गुड। और आप बाद में आए थे ना? हाँ जी, वर्क इंस्पेक्टर हैं आप। कहाँ पर है पोस्टिंग आपकी? मेरी मीरपुर में है सर। हाँ, हमीरपुर में। हाँ, इसको निकाल के रखो, परेशानी का वो है ना, जेब में डाल दो। अच्छा, आपको शुभ नाम क्या बताया आपने? कृष्ण पाल जी, है ना, हमीरपुर में है, और वर्क इंस्पेक्टर। हाँ, और नेक्स्ट आप जी? सिराज। अच्छा, CM साहब के एरिया के हैं आप, तो वेरी गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। स्पेशल आज वो रखना पार्टी चलो, बड़े अच्छे, बैठो है ना, बहुत अच्छा। तो ऐसा है, तो आप लोगों से मतलब रूबरू होने का मौका मिला, और आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे ढंग से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और बड़े आभारी। लास्ट में जाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा आपसे, एक छोटा सा स्टोरी के साथ आज का एंड करते हैं। लेट तो नहीं? अच्छा, एक स्टोरी बताना चाहूँगा। धर्म कर्म की बात कर बोलते हैं ना,
कर्म कैसे करना चाहिए, क्या और कर्म गलत कर्म करें तो क्या क्या फल मिलता है, अच्छे कर्म करने पर हमें क्या फल मिलता है। एक ये पंजाब की बात है, मियाँ बीवी थे, व्यापारी थे बेचारे, आज से ये 70-80 साल पहले की बात है। तो अच्छे खाते पीते बहुत बेहतर जीवन जी रहे थे वो। उनके पास एक मुनीम था। एक बार उनके जो लाला जी के व्यापारी जो थे उनके वाइफ सत्संग में गए। सत्संग में जाकर के वहाँ बाबा जी लेक्चर दे रहे हुए कि मतलब अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, और तो फिर वो घर फलता फूलता है, बहुत अच्छा रहता है। फिर शाम को जब वो बात सुनाया मैडम ने, उनके लेडी ने अपने हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए। तो फिर आपस में बात करते करते ये बोला कि हमारे पास ये लड़का है, 10वां हिस्सा बोलते इस लड़के को देते भाई इसके, है कि नहीं। तो ये भी तो पुण्य है, क्योंकि वो मुनीम का काम करता है ना, वो बच्चे के समान पालते थे वो। अच्छा, तो वो उसका जो छोटा मोटा जो भी तनख्वाह था वो भी, और वो तनख्वाह भी उसके, फिर अकाउंट खोल दिया था बैंक में, वो डलते रहे ना पैसे, उसका तनख्वाह अपना बच्चे का लड़के का जो है, और वो 10वां हिस्सा वो भी उसमें लगाते रहते थे, ईमानदारी से लगाते थे उसमें, और पैसे बढ़ते गए काफ़ी। एक टाइम ऐसा है कि उसका पैसा इतना बढ़ गया, वो बराबर में ऐसा आने लगे वो व्यापारी के, क्योंकि उसका खर्चा कोई नहीं था ना, वो खाना वहीं पर बच्चे के समान था, वो दोनों काफ़ी मतलब पैसा बना। उन्हें फिर बेईमान आना शुरू हो गया, बेईमानी आ गई, है कि नहीं। जब बेईमानी आ गई फिर क्या हुआ, पैसे लेंगे तो कैसे लेंगे, अब प्लान करने लगे मियाँ बीवी, इस पैसे को लेना है तो हमारे पैसा है। अब देखो ना, पहले दान की बात है, अब बोले पैसा हमारी है, हमारा दिया 10वां हिस्सा, इतना सारा पैसा हो गया, लेना। फिर दोनों मियाँ बीवी ने प्लान बनाया, ऐसे करते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर से वो करेंगे, फिर इलाज करेगा बेहतर, फिर पैसा अपना मिल जाएगा। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को वो बताने लगे कि मतलब कुछ छोटा मोटा इल्ज़ाम लगा के हमारे पैसा ही थोड़ा लेना था, कुछ आप इसका करेंगे तो डॉक्टर ने पहले तो इनकार किया, बाद में फिर बोला कुछ आपको भी तो मिलेगा इस पैसे। फिर डॉक्टर साहब भी तैयार हो गए, चलो भाई इसका मतलब इंजेक्शन फिर देना ही पड़ेगा करके। फिर बोला जब खांसी जुकाम जब आना तो ले आना उसको, डॉक्टर साहब ने बोल दिया। फिर एक दिन उनको वो लड़का जो बीमार पड़ गया था, बीमार बहुत ज़्यादा नहीं, खांसी जुकाम टाइप का ऐसे, हाँ जी, तो वो बुखार जैसा हो गया। तो लेडी ने बोला बेटा डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, आपको काफ़ी खांसी हो रही है। तो मतलब माता जी आप भी क्या ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो छोटा मोटा, ये तो काढ़ो बिग में ऐसी ठीक हो जाएगा, और गरारे करूँगा क्या, ये खांसी में कुछ नहीं नहीं, खांसी जब पड़ने से तो तपेदिक बीमारी होता है और टीबी है जो, तो ये तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि दूसरा इलाज करना था ना जैसे उन्होंने। तो मियाँ जी दोनों लेके चले गए डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब के पास चले गए, डॉक्टर को तो पहले ही टिच करके रखा था। फिर वहाँ जब चले गए डॉक्टर साहब को बोला कि बताओ जी हमारे बेटा ये बीमार हो, थोड़ा इलाज कर ले, खांसी जुकाम काफ़ी बढ़ गया। पहले सारा पीता ना, कहीं रह ना जाए, फिर उठ के चले गए तो वेस्ट नहीं करना पड़ता ना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने फिर इलाज कर दिया पक्का ही। फिर बोला ये अंदर लेटा दिया, पर्दे के पीछे लगा करके इंजेक्शन भी लगा दिया, दवाई कि शाम को गर्म पानी के साथ खाना, सुबह तड़के भूखे पेट में खाना 2-4। बस वो दवाई देने की बात है, इंजेक्शन लगाने की देरी थी ना, वो बीमार जो बढ़ना शुरू हो गया बीमारी। फिर 4-5 दिन बाद फिर राम नाम सत्य हो गया, बेचारा बेटा, बेचारा वो मुनीम जो होता लड़का, वो डेथ हो गया। अच्छा, वो हो गया तो फिर रोना पिटना शुरू हो गया मियाँ बीवी कि हमारा बेटा चला गया। ऐसा नहीं बोला कि मतलब हमने मार दिया, है कि नहीं, तो ऐसा हो गया। ठीक 1 साल बाद उनको बच्चा पैदा हो गया, जो इतने साल तक शादी करके बच्चे नहीं थे, उन गर्भ से बच्चे पैदा हो गए। वो परेशान मियाँ बीवी, ये कमाल है, आज तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम तो परेशान, पता नहीं कहाँ गए थे, है कि नहीं, कभी साउथ में, कभी जम्मू कश्मीर, मरता क्या नहीं करता वो बच्चे के चक्करों में। अच्छा, वहाँ फिर सोचा, वो आपस में बात करने लगे मियाँ बीवी, खेती को भगवान देते थे छप्पर फाड़ के, इधर पैसे भी, इधर बेटा भी हो गया हमारा। तो फिर बेटा हो गया तो बड़ी बारी खुशियाँ मनाए, वो पूछो ना।
सारे गांव को मिठाई बांट के, अब अमीर थे, कुदरती बात है कि नहीं। फिर बच्चा बड़ा बड़ा होना शुरू किया, स्कूल में जाना शुरू किया, अच्छे स्कूल में 18-19 साल का हो गया ये बच्चा। फिर शादी करते ही शादी करवाना पड़ेगा, बहुत अच्छे घर में जाकर लड़की ढूंढा, सुसंस्कारित, बहुत ही खूबसूरत, है कि नहीं। लड़की भी ढूंढ के बहू ला दिया। बहू का पैर मतलब अंदर पौन ऐसे दे रही थी, दरवाजे दहलीज बोलते ना अंदर। वो लड़का बीमार पड़ गया, बीमारी शुरू हुई, मुनीम जो था, नहीं सॉरी मुनीम नहीं, वो मुनीम नहीं, मैं वो बच्चा है, वो मियाँ बीवी का बच्चा, वो जो उनका बच्चा वो जो बड़ा उनको ना, वो बीमार पड़ना शुरू किया। बीमारी बढ़ते गया, बीमारी ऐसी बीमारी लगी कि क्या बताएं। तो फिर चारों तरफ कभी कहाँ जाए डॉक्टर का, बड़े से बड़े डॉक्टर, फिर ये टाना पाना वाले पंडितों के चक्करों में पड़े। अब पंडितों को तो पता ही है, वो ग्रह ऐसा घुमा देंगे, ये वो आपका ये शनि वहाँ बैठा हुआ है, गुरु जो है तो उधर है, मध्यम में है करके ना, ऐसे क्या आप लोगों से माइंड है ना, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ कई पंडितों के तो फिर बोलते ये जो या तो राहु बैठा हुआ है और ये तो इसमें मार्केट का चक्कर है, ऐसे बोलते ना। अच्छा, फिर इलाज करते गए, सब जगह के नहीं हो पाया, ठीक है कि नहीं। फिर टाना पाना के चक्कर वो भी सारा कर दिया डॉक्टर, सब कुछ चारों तरफ। लास्ट में फिर वो ना पैसे भी ख़त्म होते गए, जितना कमाई था वो सब कुछ गए। फिर वो मकान गिरवी रखना पड़ा, पैसे का अब स्टैंडर्ड एकदम डाउन भी नहीं होता, है कि नहीं। तो मकान गिरवी रखना पड़ा जी। अब आप साल हो, जब मकान गिरवी रखना पड़े तो क्या हाल हो गया होना उसका, है कि नहीं। मकान गिरवी रख दिया। फिर एक दिन थका मंदा बेचारा बूढ़ा ऐसे बैठा हुआ था, उसका बेटा भी सामने बैठा हुआ था। फिर वो उसको ना, बूढ़े को ना, वो जो बच्चा सामने था उसका अपना बेटा, उसमें वो मुनीम की शक्ल नजर आ रहा था, मुनीम का। उसने मुनीम कहाँ था ये, परेशान वो देख रहे मुनीम। फिर बड़े ध्यान में उसने बोले, बच्चे ने बोला कि पापा जी आप क्या देख रहे मुझे ऐसा, बड़े ध्यान से घूम के ना बोलते ना, मेरे पास एक मुनीम होता था किसी, मतलब ऐसा उसका ध्यान आ रहा है। पापा जी ठीक बोल रहा, मैं वही मुनीम हूँ बोला। उस बूढ़े का जमीन खिंच गया था पैर गिर से, लेकिन बूढ़ा परेशान, ये क्या हुआ। तो उसको चलो भाई को, उसको तो हमने तो पता होगा ना, मार दिया था, ये वही आ गया हमारे घर में। अच्छा, फिर बोलते वो बेटा देख ले, जब से शादी हुई है कि नहीं, उसके बाद बोलते सारा वो हम तो नंगे हो गए, अब ये मकान जिसमें अब बिगड़ी हुई है तो इतनी बुरी हालत हो गई, क्या बताएं यार। बोलते पापा जी वो ना आपको अपने कर्मों का फल मिल रही है, मम्मी पापा आप दोनों को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छा, फिर वो उसका बुढ़े ने बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे तो हम दोनों को तो कर्मों का फल मिल रहा होगा, पर तो तेरे बहू है, हमारे जो बहू है तेरे घर वाली, इस बेचारे ने क्या बुरा किया, जब से तू ये आई तब से तू तो बीमार है कि नहीं, फिर लुट गए, आज तो साल से ऊपर हो गया, हमारे पर रही कुछ नहीं। फिर बोला लड़के ने क्या कि ये बोले इसको भी अपना सजा वो क्या मिल रहा है, बोला इसमें कोई गलत काम क्या होना, इसको भी कोई सजा मिल रहा है। वो कैसे पता है तेरे को, कैसे पता, बोलते ये वही डॉक्टर है बोला जिसने मेरे को इंजेक्शन लगाया था है कि नहीं। तो ऐसी बात है। नेक्स्ट एक स्टोरी और सुनाता हूँ, इसको फिर शाम को आपने एनालाइज करते हैं, लेकिन धर्म का। नेक्स्ट स्टोरी है कि बोलते हैं भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। भगवान हम क्या है, इंसान जो है फितरत है, बाई नेचर हम लोग जो है मतलबी है। अगर थोड़ा अच्छा हुआ तो बाबा खूब खुश हो जाएंगे, थोड़ा दुख हुआ हे भगवान आपने क्या किया, आप तो मैं ही टकरा बुराई के लिए, हम तो भगवान को भी दोष देते हैं कि नहीं। फिर क्या होता है, एक बार ऐसा एक लड़का राजा के साथ जो मालिश करने वाला था, वो सबसे नियरेस्ट माना जाता है, सुबह शाम हर वक्त साथ, शाम को सोते बार मालिश वालिश करके टांगे टूंगे दबा करके, क्योंकि रानी ने तो दबाना नहीं है, वो तो रानी है, तो बेचारा लड़का होता है। तो वो लड़के ने बोला एक बार, महाराज मुझे बोलता आप चोरनी दे के टरकाते हैं, वजीर साहब को जो आप ये क्या बोलते हैं 30 रुपये तनख्वाह देते हैं, जबकि वजीर तो कुछ भी नहीं करता कहाँ, मैं तो सुबह 4 बजे उठता पड़ता है, उसे वो रात को 11 बजे भी आप मेरे काम कराते रहते हैं। फिर राजा ने बोला बात तो तेरा ठीक है भाई। अच्छा, फिर बोले उसने बोला एक बार 4 पर ये देख क्या बोला, हमारे गऊ सुने वाले थे, वो काफ़ी दूर होते ना। अच्छा वो चला गया, फिर देखा अच्छा गाय सुई भी है, थोड़ा थोड़ा है, अच्छा महाराज वो तो गाय तो सुई भी है। अच्छा
कैसे तो क्या है बछड़ा के बछड़े, 1 मिनट ध्यान नहीं दिया, चल दौड़ के जा, फिर चला गया। उसने देखा वो थी बछड़ी, फिर दौड़ दौड़ा आ गया, लगभग 1.5 किलोमीटर का होता ना फासला। अच्छा फिर आ गया, फिर बोले वो तो बछड़ी। बोला अच्छा वो रंग कैसा है, काला सफ़ेद, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो काला का थोड़ा ध्यान तो है, सफ़ेद का ध्यान नहीं है, चल दौड़ दोबारा फिर। आज फिर दौड़ चला गया, फिर वो पूँछ आधा सफ़ेद आधा वो था, आधा सफ़ेद आधा काला। मुझे बोला आधा सफ़ेद आधा वो काला, इस तरह का पूँछ, ये मेरे ध्यान नहीं दिया, तो चल जा, फिर पूँछ तो सफ़ेद है, अच्छा अच्छा फिर बोले आए पूँछ तो सफ़ेद है, अच्छा माथे में टिकट टुको भी है कि ऐसी है प्लेन, ये मेरे ध्यान नहीं दिया, बोलते जाते फिर चला गया वो। अच्छा वो माथे गोल टिका था, बोले गोल टिका, अच्छा उतने में ना ऐसे बात कर ही रहे थे, फिर वो वजीर आ गए, एक वाले वजीर ना, महाराज की जय हो। अच्छा वजीर साहब ये हमारे गाय सुने वाले थे, एक में ज़रा देख के तो आओ, सुई की नहीं सुई, मेरे को ऐसा लगा कि सुई ना हो। वजीर चला गया, वजीर ने देखा जी बछड़ा के बछड़ी नंबर 1 बछड़ी, सिर माथे में टिका है कि नहीं है, फिर निचला पोर्शन काला के सफ़ेद है, सफ़ेद खुर सफ़ेद, टांगे कौन कौन सा है, आज पूँछ कैसे आगे, और लड़का वहाँ मालिश करने भेजा था ड्यूटी ना उसको, धूप में राजा का मालिश करा। अच्छा पीठ मालिश करते फिर वो आगे वजीर साहब, वजीर ने बोला कि महाराज आपके हमारे गऊ ने बहुत ही सुंदर है बछड़ी दिया है, माथे में गोल टिका है, पूँछ उससे सफ़ेद है, और तो और ये वो पीठ में वो बोलते ना क्या बोलते उसको, हम जो होता है ना पीछे, हाँ वो भी सफ़ेद है बोला। अच्छा और बोलते उसका खुर भी सारा सफ़ेद है, और 2 की 3 तो टांगे भी सफ़ेद है उसके। फिर उस लड़के को बोला काका सुना तेरे को कितना चक्कर लगे, राजा ने एक ही बार सारा बोला है, इसलिए मैं 30 रुपये देता हूँ, तेरे को बोला 25 पैसे इसीलिए देता हूँ कि तेरे चक्कर इधर लगे। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, राजा ने उसको फिसाल दे गया उस लड़के को ना, चला आज शिकार खेलने चलते। शिकार करते रहे, शिकार खेलते खेलते उसका ना अंगुली कट गया राजा का। तो लड़के ने बोला महाराज भगवान जो करता ठीक है, क्या क्या पता इसे बनाई हो आपकी अंगुली कटने नहीं। अच्छा तो मेरा इधर अंगुली कट गया, तू बोल रहे ठीक हो गया, ठहर बता चल वापस। शाम को आ गया, उसने जेल में लगा दिया लड़के को ना, वो बोला करके भगवान जो करते मेरा अंगुली मेरा ऐसे गलत बोला। अच्छा कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ, उसको फिर राजे मारे वो होते ना बार जंगली जानवर के, वो शिकार का मीट खाने का, फिर चला के वो आप एकदम वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नया वो बना नहीं सकते थे। उस लड़के फिर ले गया मालिश करने वाले को, चल लड़का कहा नहीं सर वो तो बंद था ना, अकेला चला गया मैं, वो जब वो साथ कोई नहीं था तो जंगल में चला गया, वो बहुत दूर चला गया, वहाँ वो ट्राइबल्स थे, वो बड़े बड़े ये राजा छोटा था, वो तो 12-15 फुट के लंबे चौड़े लोग, वो मतलब एक हवन यज्ञ बड़ा यज्ञ कर रहे थे वो, उसके लिए नर बलि चाहिए था। अच्छा तो दूर से देखा ये कोई मंडरा रहा है, अच्छा फटाफट छलांगे मार चले, वो राजा को पकड़ लिया, गोद में उठा के ले गए उसको। राजा बोले कहाँ ले आ रहे हो मेरे को, मेरे मेरा काम है, तो चल तो सही तो उसको फिर खिला पिला कर तैयार कर दिया, फिर फर्स्ट क्लास तरह तरह के मिष्ठान बने तो व्यंजन बने, खिला पिला के उसको फिर सीधे ही उसमें ठोकना था अग्नि में ना, जो आग जो हवन यज्ञ में। अच्छा फिर नाप तोल उसको चाहिए होता है ये अंग पूरा, जो उसमें अग्नि में चाहिए होता है नॉर्मली अंग पूरा चाहिए होता है, आधा अधूरा अंग वाले को नहीं करते। जब नाप तोल उसका अंगुली था नहीं, ओहो तो इनसे ब्लड टेस्ट टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, इतना सारा है, उसे भगा दिया, चल भाग जा करके। फिर वो अपना घोड़ा ढूंढा और शाम को आ गया घर महल में, उसके ना शरीर काँप रहे थे तो डर से ना, वो तो मेरे को तो अग्नि उसको ना सारे रास्ते आग नजर आ रहा था वो, कि जो उस चीज़ को ठोकना था ना। अच्छा तो महारानी उठ गई, तो बोला आप परेशान क्यों हैं इतना। राजा बोला नहीं नहीं डिस्टर्ब ना करिए भाई, मैंने सोना है, और चुपचाप परे बैठ। सुबह उठ के ना फिर जेल मंत्री को तलब किया महाराज साहब ने, राजा ने तलब किया तो वो जेल मंत्री सोचा वो क्या बात है सुबह सुबह आज राजा को क्या हो क्या गया आज। फिर जेल मंत्री बोला कि उस लड़के को ले आओ छोड़ करके मेरे को मालिश करने वाले को। मंत्री सोचा कि कहीं फांसी तो नहीं देना होना, आप पहले सोचना जो राजा ने बोला बस वो फाइनल, अभी दिल्ली के तो होते नहीं था। फिर लड़के को लाया, फिर लड़के को क्या बोलते हो राजा यार बेटा वो गलती हो गई है, तेरे को जेल में नहीं लगाना चाहिए था। फिर राजा ने वो लड़का बोलते क्यों महाराज क्या बात हुई, बोलते तेने उसने बोला था ना मेरे से अंगुली कट गया, बोलते भगवान जो करता ठीक है था, वाकई ठीक किया था। वो क्या हो क्या गया महाराज बताओ तो सही मुझे।
बोलते कल ऐसे से फंस गया, मेरे को तो अगर भी ठोल अग्नि में, इस उंगली के नाव में बच गया, है कि नहीं, तो मेरे को माफ़ करियो, ऐसा नहीं। बोल फिर लड़का क्या बोलता है, नहीं नहीं महाराज आपने ठीक किया मेरे को अंदर लगा के। वो कैसे? बोलते नहीं तो मेरा नंबर आना था वहाँ पर। बोलते आपने तो बचना था, आपको तो अगली है नहीं। बोलते मेरा नंबर आना था क्योंकि मेरे तो सब तो पूरा है कि नहीं। इसके साथ लास्ट अब 1 मिनट और लेता हूँ। आज के डेट में क्या है, भाई भाई को मार रहा है। नॉर्मल तो छोड़ दो, आप यहाँ तक आगे भाई भाई को इतनी वो लालचपन आ गया, बेईमानी आ गई हम लोग। परंतु जबकि होना क्या चाहिए, एक दूसरे का देखभाल, संजीदा, है कि नहीं, हेल्पिंग नेचर, ये बड़ा ज़रूरी है। आप रामायण में देखिए, मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ज़रूरी है आज के डेट में। भरत देखो, वनवास हो गया भगवान राम को, भरत जाते हैं लाने के लिए, मेरा इसमें हक बनते नहीं है पढ़ने का। रो पीट के वहाँ चले गए, फिर वहाँ पेशी लग गई उनको। पहले उनको बनाया था डिसीजन के लिए ना, जज बनाया। कौन बना? विश्वामित्र, क्या नाम उनका, गुरु जी क्या था नाम उनका, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी। तो गुरु वशिष्ठ के सामने जो तर्क वितर्क जो हुआ राम और भरत में, वो मतलब बिना आंसर लेस रह गए। क्या करूँ तो क्या, दोनों ठीक है, एक ओर से राम ठीक है, दूसरी ओर से भरत ठीक है। राम अपना वचन निभा रहा है, पिता का दिया हुआ है, पिता को दिया हुआ वचन। भरत जो है अपना धर्म निभा रहा है कि मैं इतना तुच्छ प्राणी, मेरे वजह से मेरे भाई को जो राजा होना चाहिए था उसको इतना दिक्कतें उठाना पड़ रहा है, जंगल में भटकना पड़ रहा है। फिर वो डिसीजन नहीं पाए, फिर वो टाल दिया दूसरे कल को। बाद में राजा जनक आए, तो उन्होंने सोचा ये बड़ा अच्छा हुआ, जनक जी से फैसला करेंगे। रात को फिर वो चले गए, वो जिन्होंने रामायण देखा हो जरूर पता होगा, कैकेयी चले गए उनके पास कि ताकि मोड़ने के लिए, वो नहीं माने। रात को कई घटनाएं होती रही। दूसरे कल को जब वो बैठ गए, राजा का ड्यूटी दिया उनको, उसका फैसला देने का, जज का, राजा जनक जी को। तो राजा जनक जी के सामने जब फिर तर्क वितर्क हो गया, फिर जनक क्या बोलते हैं कि बोलते पलड़ा भरत का भारी है। फिर खुश हो गए भरत कि अब जो है तो मेरे पक्ष में आ गया, अब राम को वापस आना पड़ेगा। राम फिर क्या बोला, ये क्या बोलते हैं, राजा जनक क्या बोलते हैं कि बोलते हैं जो जीतता है ना उसको देना पड़ता है, आप क्या दे सकते हो। फिर वो मांगने वाला डिपेंड करेगा। राजा क्या बोलते, राम को बोला आप मांगीजिए। अब वो क्या बताता भरत को कि ये उल्टा मेरे ऊपर पड़ेगा। राम क्या बोलते हैं कि मुझे ना ये अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाना है, तो सिर्फ मेरे को यहाँ रहने दे, सिर्फ मेरे को फिर जब नहीं माने ना, तब बोलता है अगर एक दिन भी लेट हुआ अपना जान त्याग दूंगा, ये बोला भरत ने। तब राम ने बोला गले लगा कि रोए मतलब, है कि नहीं। तो ऐसे भी उपाय होता है। तब जाकर के फिर वो निशानी मांगा उन्होंने, भरत ने, कि वो खड़ाऊ जो होता है वो सिर में लेके चले गए। और वहाँ अयोध्या जब पहुँचे, फिर उनको एक ध्यान फिर आया कि बोलते मेरा भाई धरती पर सो रहा है, तो मेरा बड़े भाई वो भगवान का रूप है, राजा है, मैं उसे बराबरी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने क्या सोचा कि 2 फुट नीचे खोद के कि मेरे भाई की बराबरी नहीं कर सकता। अगर भाई जब धरती पर, जंगल में धरती पर सो रहा है, मुझे धरती पर नहीं सोना नहीं चाहिए। धरती से फिर खोद के क्या किया उन्होंने, 2-2.5 फुट जगह खोद के थोड़ा डाउन कर दिया अपना सोने का। ऐसे धन्यवाद सभी को। नहीं, इतना नहीं बना, इतना सारा दुनिया भर का ज्ञान नहीं आज राठौर साहब ने बांटा है यहाँ पे, और जो लेवल ऑफ एनर्जी है हमारा, वो इतना कम नहीं हो सकता। नहीं, लेट अस शो दैट लेवल ऑफ एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो मोस्ट वेलकम, कभी आइएगा। सर एक मिनट, अब आप आए हैं तो
आपका नहीं नहीं आपको ऐसे चक्कर नहीं पड़ने चाहिए। ताज पहनाना हमारा नहीं, नहीं, ये तो आपकी ये हमारा सौभाग्य है। आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। एंड टेक्निकल सेशन हमारा इसके बाद शुरू होगा। इंट्रोडक्शन था अभी तक का, तो एक बात रह गया था, वो मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा। जो मैं हेल्थ के बारे में आपको बता रहा था ना, मतलब वन ऑफ देम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हंसना है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहेंगे, हंसेंगे, हंसने से आपके जो नसेस खुल जाएंगे। जब नसेस खुल जाएंगे तो क्या होगा, अब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आएगा। मत राइट फ्रॉम क्या बोलते हैं, पैर से लेके हेड तक। हेड कहाँ से पैदा होगा वो पता आप समझ सकते हैं। जब वो टेंस में आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, जो आदमी का सिस्टम बिगड़ जाएगा बॉडी का, तभी हेडेक होगा ना। बोलते नहीं हेडेक हो गया, सिर दर्द। तो सिर दर्द वो क्यों, कैसे बचेंगे हम, जब हमारा जो सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, हेड का जो नसेस सही हो काम करेंगे ना, सिर दर्द नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है कि हर वक्त खुश रहना, और दिन में मतलब 24 आवर में एक बार मतलब हंसने का, अगर आप खुल के जो हंसते हैं ना, ऐसा अगर मौका मिलता है तो सोचो आप दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान होंगे।